Bismillahirrahmanirrahim. I am Faisal Shehzad and I welcome you on my YouTube channel Coating with Faisal. So guys, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और ये कोटिंग विद फैसल पे आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग न्यू हैं इस चैप्टर पे, इस चैनल पे, सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकें। तो गाइस, जैसा कि जानते हैं आप कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू APCS, अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम जो हैं सऊदी अरामको के। हम उनको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था उनको। तो ये हमारा आज की जो वीडियो है ये हमारे थर्ड पार्ट को डिस्कस करेगी, मतलब इंट्रोडक्शन टू APCS पार्ट 3 कंक्रीट कोटिंग। हमारा पार्ट 1 हमारा इंडस्ट्रियल प्लांट का था, पार्ट 2 जो है वो पाइपलाइन कोटिंग का है और पार्ट 3 जो है वो हमारा कंक्रीट कोटिंग का है। सो गाइस, नेक्स्ट वो मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारा मेटल को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ से, इसी तरह कंक्रीट की सरफेस को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इधर हम चंद इम्पोर्टेंट पर्पस डिस्कस करेंगे कि हम कंक्रीट को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर कंक्रीट के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग क्यों चाहिए होती है। बेसिकली तो एक आम परसेप्शन यही है, क्योंकि स्टील को तो रस्ट लग सकता है, जो हमारा मेटल है वो उसको जंग लग सकता है, वो डिग्रेड हो सकती है, इसलिए प्रोटेक्टिव कोटिंग चाहिए होती है। लेकिन वाई वी नीड प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन कंक्रीट? सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि we should also protect our concrete with the protective coating. So first of all, our first purpose of concrete coating is to protection from the chemicals. Guys, जैसा कि आप जानते हैं कि एक केमिकल जो है वो किसी भी चीज़ को डिपेंड अपॉन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो मेटल को भी डिग्रेड कर देते हैं, मेटल के ऊपर भी अफेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे कुछ स्टोरेज एरियाज़ ऐसे होते हैं, स्टोरेज टैंक ऐसे होते हैं, जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम लोग ऑयल एंड गैस की फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस में कुछ केमिकल ऐसे भी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे भी मैन्युफैक्चर होते हैं जिनको हमने एक बिग वेसल्स या बिग जो हमारे टैंक्स होते हैं उनके अंदर स्टोर करते हैं। तो अगर वो केमिकल में हम अपने कंक्रीट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो केमिकल जो है वो हमारे कंक्रीट की सरफेस को अफेक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग इज़ टू प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल, मतलब हमने अपनी कंक्रीट को केमिकल से बचाना है। हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारी कंक्रीट की जो सरफेस है वो केमिकल से अफेक्ट नहीं हो, उसकी स्टेबिलिटी जो है या स्ट्रेंथ बरकरार रहे। सो दूसरा पर्पस प्रोटेक्शन फ्रॉम वेयर, अब्रेजन एंड इम्पैक्ट। वेयर किस चीज़ को कहते हैं? वेयर एंड टेयर फोर्सेस होती हैं जो किसी भी चीज़ के साथ रगड़ने से या कॉन्टीन्यूसली अफेक्ट होता है किसी चीज़ का। वो कोई चीज़ किसी चीज़ से मुसलसल टकरा रही है, सपोज मेटल जो है वो किसी चीज़ के ऊपर टकराती है जब, उसको वेयर कहते हैं। सेम एज इम्पैक्ट भी यही चीज़ है कि कोई चीज़ अगर किसी मसलन एक हमारे पास एक फ़र्श है, फ़र्श के किसी स्टोर का, तो किसी भी चीज़ को हम ऊपर से अनलोड करते हैं, वो हमारी कंक्रीट की सरफेस के ऊपर आके गिरती है, तो उस चीज़ को हमने प्रोटेक्ट करने के हमारी कंक्रीट डैमेज ना हो, हमारे पास प्रोटेक्टिव कोटिंग अवेलेबल होती है। इसी तरह अब्रेजन है, अब्रेजन रगड़ को कहते हैं। तो बाज़ का तो कंक्रीट की फ्लोरिंग जो होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का गुज़र होता है, वहाँ पे हमने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि हमारी कंक्रीट की सरफेस जो है अब्रेजन रेजिस्टेंस, या कोई चीज़ मूव कर रही है, हैवी ट्रैफिक मूव करती है। मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट्स के अंदर जब मशीनरी मूव करते हैं तो मशीनरी मूव करने के बाद ऊपर कंक्रीट सरफेस के ऊपर अब्रेजन आती है, रगड़ होती है, तो जिसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी कंक्रीट अफेक्ट हो सकती है। तो एक ये हो गया कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेयर, अब्रेजन एंड इम्पैक्ट। ये तीनों जो है असर है, ये तीनों जो रीजंस हैं, ये मोस्टली फ्लोरिंग के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं। मतलब जहाँ पे हमारा कंक्रीट को एज अ फ्लोर या फर्श के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर या स्टोरेज एरियाज़ के अंदर वहाँ पे उस फर्श को प्रोटेक्ट करते हैं हम डिफरेंट चीज़ों पे। या कुछ ऐसी जगह होती हैं, फ्लोरिंग होती है जहाँ पे स्पिलेज मतलब फिसलने का ख़तरा होता है, तो वहाँ पे हम प्रोटेक्टिव कोटिंग इस तरह की करते हैं कि वो उसके ऊपर पानी स्टे नहीं करता।
तो वो वेट नहीं होती। नॉर्मल अगर कंक्रीट होगी तो वो पानी को जज़ब कर लेगी, वहाँ पे फिर वेट रहेगी, उसके ऊपर फिसलने का खदशा है। तो इस तरह की चीज़ों को बचाने के लिए हम प्रोटेक्टिव कोटिंग करते हैं। तो थर्ड वन, जो तीसरा पर्पस है कंक्रीट का, मिटिगेशन ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट कोरेजन। ये आप सब लोग जानते हैं कि हम अपनी जितनी भी स्टील का स्ट्रक्चर, कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, उसको रीइंफोर्स करते हैं, मतलब उसको जो ताकत प्रोवाइड करता है उसके अंदर जो रीबार होता है स्टील का, जिसको आम पाकिस्तान में, इंडिया में या उर्दू में जिसको वो सरिया कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म है उसको, वो उसके रीबार है। तो स्टील का जो रीबार है जो कंक्रीट के अंदर लगा होता है, उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना होता है। क्यों? अगर जब कंक्रीट मॉइस्चर जज़ब करता है तो वो वही मॉइस्चर अगर कंक्रीट के साथ, जो उसके अंदर स्टील है उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो उसके अंदर कुरैयन आ लग सकती है। उससे जो रीबार है या जो सरिया है उसको अगर जंग लगना शुरू हो जाएगा तो वही जंग जो है उसकी, वो स्टील की पकड़ कंक्रीट के साथ ख़त्म होती जाती है। तो इसलिए हमने उसके अंदर जो स्टील है, ताकि उसकी ताकत बरकरार रहे, उसकी स्टेबिलिटी रहे, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कायम रहे, इस चीज़ के लिए हमने कंक्रीट के अंदर जो स्टील है उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। इसलिए हम अपने कंक्रीट की वाटर प्रूफिंग करते हैं। क्यों वाटर प्रूफिंग क्यों करते हैं? कि जब वाटर प्रूफिंग कर देंगे तो पानी जो है कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। अगर पानी पेनिट्रेट नहीं करेगा तो हमारा जो रीइंफोर्समेंट है या जो रीबार है या हमारा जो सरिया है कंक्रीट के अंदर, उसको ज़ंग नहीं लगेगा। उसको ज़ंग नहीं लगेगा तो उसकी लाइफ जो है, उसकी स्टेबिलिटी जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कायम रहेगी। जो फोर्थ वन है मिटिगेशन ऑफ फॉलिंग। अगर आप देखते हैं कि फॉलिंग आम लफ्ज़ों में यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं नमी कहते हैं या अलजी कहते हैं, कि हम देखते हैं कि जहाँ पे पानी का गुज़र रहता है, मोस्टली यहाँ पे कंक्रीट के साथ पानी का इन टच रहता है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर्स की लेयर्स बन जाती हैं, फॉलिंग हो जाती है कंक्रीट की। तो जो कि विजुअली भी और कंक्रीट की लाइफ पे भी बहुत अफेक्ट करती है। हम क्या करते हैं कि हम कंक्रीट की जब वाटर प्रूफिंग करते हैं या उसको उसके प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कुछ के कोटिंग्स ऐसी होती हैं कि जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन को या फॉलिंग फॉर्मेशन को उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसको मिनिमाइज़ कर देती हैं। तो ये कुछ पर्पस हैं हमारे, जो हमारे स्टील जो कंक्रीट की है प्रोटेक्टिव कोटिंग, जिस पर्पस के लिए हम करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। बेसिकली हमने सिर्फ 4 कैटेगरी में, मेन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है कि हम कंक्रीट के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग क्यों करते हैं। तो डिटेल्स में इसके बहुत ज़्यादा है। सपोज़ किसी कंक्रीट है, वो जो हमें कंक्रीट का वॉकवे बनाया हुआ है या कंक्रीट का लिक्विड का पास एरिया है, तो उसमें से हमारा केमिकल पास करेगा, या ड्रेनेज है किसी केमिकल की, वहाँ से ड्रेनेज वो कंक्रीट के वो होल से होता हुआ गुजर रहा है, तो उस कंक्रीट को भी हम, सिंस वो केमिकल है तो वो कंक्रीट को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हम उसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अभी हम नेक्स्ट में कंक्रीट कोटिंग को 2 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। आया हमारी कंक्रीट जो है वो, उसकी सर्विस जो है वो बरीड है, ज़मीन के नीचे नीचे है या ज़मीन से अबव है, क्योंकि यही ज़मीन हमारी भी अफेक्ट कर सकती है प्रोटेक्टिव कोटिंग को। अगर वो अबव ग्राउंड है तो उसका एक्सपोजर डिफरेंट होगा, उस पर वेदर कंडीशंस होंगी, उसको धूप का सामना करना पड़ेगा, उसको बारिश का सामना करना पड़ेगा, उस पर अब्रेजन रेजिस्टेंट आएगी। सपोज फ्लोरिंग है या वॉकवे है या स्टोर रूम है किसी का, तो वहाँ पे वो डिफरेंट उसका सर्विसेज हैं। बरीड कंक्रीट है, ज़मीन के अंदर गई हुई है कंक्रीट, तो उसका एक्सपोजर डिफरेंट होगा। उसको अफेक्ट करने वाली कौन सी चीज़ें हैं? उसको अफेक्ट करने वाली ज़मीन के अंदर की नमी है, उसको अफेक्ट करने वाली ज़मीन का टेम्परेचर है। तो दोनों का एक्सपोजर डिफरेंट है, दोनों पे मतलब जो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। इसलिए हमने कंक्रीट को अपने को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि आया हम जो प्रोटेक्टिव कोटिंग करने जा रहे हैं वो कंक्रीट ज़मीन के अंदर जाएगी या ज़मीन के बाहर रहेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर बरीड कंक्रीट कोटिंग, मतलब बरीड कंक्रीट कोटिंग के लिए हम कौन कौन से प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम सऊदी अरामको में यूज़ करते हैं। सबसे पहले है APCS 10, जो कि बिटुमिनस कोटिंग है, APCS 3 और APCS 113A। आप सिर्फ इधर टाइटल आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इनकी जो डिटेल्ड है वो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। सो फॉर द अबव ग्राउंड कंक्रीट कोटिंग, मतलब हमारी कोटिंग जो है, अगर उसका
सर्विस उसकी जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, ज़मीन के बाहर है, तो फिर कौन कौन से कोटिंग सिस्टम्स हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि APCS 1B, APCS 26, 1E, 2E, APCS 2G और 2H, ये वो कोटिंग सिस्टम हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं या जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव कोटिंग के यूज़ हो। इसके अलावा भी कंक्रीट के लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम अप्रूव्ड ज़्यादा हैं अरामको में। उनकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको साइज 003 स्टडी करना पड़ेगा। सो गाइस, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि APCS 10 क्या चीज़ है। उससे मूव करने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी सपोज कंक्रीट करनी है, प्रोटेक्टिव कोटिंग के अप्लाई करनी है, तो उसकी सरफेस प्रिपरेशन चाहिए होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील की, हमने मेटल की डिस्कस किया था कि उसकी सरफेस प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह कोटिंग अप्लाई करने से पहले कंक्रीट की सरफेस प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि सरफेस प्रिपरेशन से पहले हमारे कोटिंग का जो कंक्रीट है उसका क्योरिंग टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योरिंग टाइम कंप्लीट होने से पहले हम लोग सरफेस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते। क्योरिंग टाइम क्या होता है कि आप देखते हैं कि हम कंक्रीट को अपना को मॉइस्चर लगाते हैं, वाटरिंग करते हैं। उसके अलावा दूसरा मेथड जो केमिकल क्योरिंग भी होता है, इसकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है कंक्रीट क्योरिंग की, आप उसमें डिटेल से मिलेगा। यहाँ हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि सरफेस प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कंक्रीट की क्योरिंग कंप्लीट हो चुकी हो, ये चीज़ इंश्योर करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा पर्पस क्या है सरफेस प्रिपरेशन का, प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई करने से पहले। मेटल की तरह कंक्रीट पे भी बहुत ज़रूरी है। कंक्रीट में हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि जो लूज़ हमारे पास लेटेंस की लेयर होती है। लेटेंस क्या चीज़ है कि एक वाइट कलर की सीमेंट की लेयर बन जाती है जब कंक्रीट ड्राई होती है हमारी, तो एक सफ़ेद कलर की लेयर बनी होती है, उसको हमने रिमूव करना होता है। दूसरी चीज़ कोई कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम सरफेस प्रिपरेशन करेंगे या ग्राइंडिंग करेंगे कंक्रीट के ऊपर, तो उसके ऊपर एक एंकर क्रिएट करेगा जो कि उसकी कंक्रीट की कोटिंग की जो एडहेजन है कंक्रीट के दरमियान में और कोटिंग के दरमियान में, उस चीज़ को इन्हांस करता है या ज़्यादा करता है। इसलिए ये एंकरिंग भी हमने क्रिएट करनी होती है। कंटेमिनेंट्स, कोई ऑयल है, ग्रीस है, किसी भी तरह की कोई लूज मटेरियल है, उसको रिमूव करना है और लेटेंस रिमूव करना है। तीसरी चीज़ है कि हमारी कंक्रीट जो हमने की है उसके अंदर अगर डेफिनेटली जब कंक्रीट का फॉर्म वर्क ओपन किया जाता है तो कुछ उसमें बग होल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, तो इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इस तरह की आप देखते हैं कि मेटल की तरह स्मूथ सरफेस तो नहीं होती जब कंक्रीट किया जाता है, तो उसके लिए हमारा पर्पस ये होता है कि हमने क्रैक रिपेयर करने हैं, उसके अंदर बग होल्स हैं या दूसरी इरेगुलरिटीज़ हैं, अनइवन सरफेस है, तो उसको ग्राइंडिंग करके रिमूव करना है। तीसरा ये है कि रफ द स्मूथ सरफेस टू इम्प्रूव द कोटिंग एडहेजन। अगर किसी जगह पे कंक्रीट हमने किया तो उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो उसको भी हम लिटिल बिट रफ करेंगे या एंकरिंग क्रिएट करेंगे, जो कि जिससे क्या होता है कि हमारी कोटिंग की पकड़ कंक्रीट के साथ ज़्यादा हो जाती है। सो गाइस, एलिमिनेट एनी वर्क वीक सरफेस लेयर, एस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड फॉर द मैनी कोटिंग सिस्टम्स। बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमारी एग्जिस्टिंग कोटिंग जो है या कंक्रीट के ऊपर कोई भी किसी चीज़ की एक लेयर बन जाती है सरफेस के ऊपर जो बहुत कमज़ोर होती है, जो चिपिंग जिसको यहाँ इजीली रिमूव हो सकती है, तो हमने कोटिंग अप्लाई करने से पहले वो वीक सरफेस जो है उसको ग्राइंडिंग करके रिमूव कर देना है। अभी इसके सरफेस प्रिपरेशन मेथड है। द सरफेस प्रिपरेशन मेथड ऑफ कंक्रीट कैन बी डन बाय मैकेनिकल क्लीनिंग, अब्रेसिव ब्लास्टिंग, एसिड इचिंग एंड वाटर जेटिंग। अभी डिपेंड करता है कि हमें जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, प्लांट में कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं, तो उन या हमें कैसी सरफेस प्रिपरेशन कैसी चाहिए या किस तरह के किस हद तक हमारा कंक्रीट जो है उसको सरफेस प्रिपरेशन चाहिए। सो इन सब पैरामीटर्स की बेस पे हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं, हम मैकेनिकल क्लीनिंग कर सकते हैं। मैकेनिकल क्लीनिंग क्या चीज़ है, इसमें ग्राइंडिंग आ जाती है, वायर ब्रश यूज़ करते हैं हम, अब्रेसिव डिस्क यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग के लिए। दूसरी चीज़ हम अब्रेसिव ब्लास्टिंग भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, एसिड इचिंग, मतलब हमारे बाज़ का कंक्रीट जो मेंटेनेंस कोटिंग होती है वो हमारी कंक्रीट की सरफेस पे कोई ऑयल या वो ऑयल हो गया या कोई दूसरा लुब्रिकेंट हो गया, उसकी लेयर एक जम जाती है जिसको एसिड इचिंग से क्लीन किया जाता है। तीसरी ऑप्शन हमारे पास वाटर जेटिंग की भी होती है। बाज़ का कुछ एरियाज़ में सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि हम वहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग नहीं कर सकते,
मैकेनिकल क्लीनिंग भी नहीं अलाउ होती, स्पार्क का खदशा होता है स्पेशली लाइव प्लांट्स के अंदर। तो उस एरिया पे हम लोग अपनी कंक्रीट की जो सरफेस प्रिपरेशन है वो वाटर जेटिंग से करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बरीड कंक्रीट कोटिंग के लिए हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के कोटिंग सिस्टम्स हैं। सबसे पहले APCS3 है। APCS3 कौन सा मटेरियल है? कोल तार इपॉक्सी है। ये बहुत मोस्टली जो कंक्रीट का स्कोप ऑफ वर्क है स्पेशली सऊदी अरामको में भी और नॉन अरामको में भी, वो बरीड कंक्रीट कोटिंग है। बरीड कंक्रीट कोटिंग में सबसे पहले हमारे पास कोल तार इपॉक्सी है। कोल तार इपॉक्सी के लिए इधर आप जस्ट टाइटल देखेंगे और आपको उसका कोड मालूम होना चाहिए। अभी डिटेल में कोल तार इपॉक्सी और दूसरी कोटिंग सिस्टम को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इधर हम जस्ट टाइटल और उनके कोड देखेंगे। सेकंड हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कोटिंग सिस्टम बरीड कोटिंग के लिए वो है बिटुमिनस कोटिंग, जिसका APCS 10 है। थर्ड वन हमारे पास आ गया APCS 113A हाई बिल्ड इपॉक्सी। टाइप ऑफ कोटिंग आपको मालूम हो गई और आपको इसका कोड पता चल गया। इसी तरह हमारे पास जो अबव ग्राउंड कोटिंग है कंक्रीट की, उसके लिए जो प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम्स हैं, अब सर्विस के अकॉर्डिंग APCS 2A या 2B यूज़ किया जाता है पाइप्स के अंदर। पाइप की इंटरनल कोटिंग हम लोग करते हैं कंक्रीट के, या टैंक्स हैं। ये सारी कोटिंग जो हैं अबव ग्राउंड में, ये आपको इंटरनली डिस्कस करूँगा मैं। मसलन APCS 2A या 2B किसी पाइप या टैंक के अंदर अगर रॉ वाटर पास कर रहा है तो उसके लिए ये वाली कोटिंग चाहिए। APCS 2E और 2H जो है हमारे अगर सी वाटर सप्लाई करना है या कूलिंग टावर के जो बेसन होते हैं उसका जो कंक्रीट होता है उसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग हम 2E और 2H से करते हैं। तीसरी चीज़ APCS 2G जो केमिकल न्यूट्रलाइजेशन पिट्स होती हैं जिसके अंदर से केमिकल पास करता है हमारी, तो उसका जो इंटरनल प्रोटेक्टिव कोटिंग वो हम करते हैं वो APCS 2G से करते हैं। थर्ड वन है APCS 26 जो बैटरी रूम के फ्लोर होते हैं उसके ऊपर अगर उसमें आप मालूम है कि उसमें से एसिड होता है बैटरीज़ में। दूसरी चीज़ ये है कि उस बैटरी में लीकेज की वजह से बाज़ का तो एसिड अगर लीक कर रहा है किसी जगह से, या वो बैटरीज़ की सरफेस का रिएक्शन हो सकता है हमारे पास कंक्रीट के साथ में, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम APCS 26 यूज़ करते हैं बैटरी रूम के फ्लोर्स के लिए। सो गाइस ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए कौन कौन से कोटिंग सिस्टम सऊदी अरामको में अप्रूव्ड हैं। अगर आपको डिटेल में फर्दर कोटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी प्रोजेक्ट पे कोई और कोटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है तो आपको उसकी डिटेल जो है वो साइज H003 से मिल सकती है। अभी जो हमने कोटिंग सिस्टम ऊपर स्टडी किए हैं इनकी डिटेल कि इनकी सरफेस प्रिपरेशन कौन सी चाहिए, इनकी कोटिंग थिकनेस कितनी है, कितने कोट में करना है, ये हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ताकि मैं अभी इसको इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो, आपके लिए इसको देखना ईजी हो। ज़्यादा टाइम आप सेम वीडियो पे दाएंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट होती है। सो गाइस डिटेल जो डिस्कशन है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ कोटिंग सिस्टम हैं अरामको के अंदर प्रोटेक्टिव कंक्रीट कोटिंग के, वो हम इंट्रोडक्शन टू पार्ट 3 के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।